संस्थात्मक जिला देहरा की बैठक जो है वो हमारी जैसे परंपरा होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 7 दिन के बाद प्रदेश की बैठक और उसके बाद 7 दिन में जिला की बैठक और आगे मंडलों की बैठकों के लिए जो कार्य योजना और ऊपर से जो हमारे कार्य दिया जाता है उसकी चर्चा सारी हुई। तो तीनों मंडलों की जो बैठकें हैं उनकी डेट्स जो हमने आज बैठकर सारी प्रदेश जिला की टीम बैठी थी और सारी डेट्स हमने फाइनल की। ये सारा हुआ और उसके बाद जो पुराने हमारे कार्य थे, पार्टी के संगठनात्मक के जो कार्य थे, पुराने कार्यों की योजना और नए क्या कार्य हमने पार्टी में करने हैं उनके विषय में चर्चा थी। और एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला देहरा का कार्यालय है, एक बड़ा भव्य कार्यालय यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, जिसका 6 अप्रैल को केंद्र के को बड़े मंत्री जो है उसका उद्घाटन करेंगे। तो उसमें भी हमारे हर बूथ से तीनों विधानसभा के 315 जो बूथ हमारे बनते हैं उन हर बूथ से सभी कार्यकर्ता कार्यालय में वहाँ पर उपस्थित होंगे और एक बड़ा वहाँ पर सम्मेलन जो होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा आज हमने की है, हमारे जो ज्वाला जी से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला देहरा के अतुल चौधरी ने चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट, उसको उसी वक्त रिमूव कर दिया गया था। उसके स्थान पर हमारे बीच में किशन चौधरी जी बैठे हैं, इनको ओबीसी मोर्चा जिला देहरा का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। ये वर्तमान में ओबीसी जिला मोर्चा के महामंत्री हैं। और उसके बाद हमारे जो विषय थे, जो हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि डाटा डिजिटलाइजेशन का काम, हमने हर बूथ का डाटा बेस तैयार किया है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और हर बूथ का डाटा हमारे राष्ट्रीय स्तर तक वो उपलब्ध होगा। उसके लिए जो हमने अपनी जो टीम्स हैं, अपनी कमेटियां हैं वो गठित कर दी गई हैं, उसके लिए रचना सारी कर दी गई है। और उसके बाद चुनाव का जो हमारा डाटा प्रबंधन है उसके लिए सारी तैयारियां हमने कंप्लीट कर ली। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण विषय हमारा ये था कि ये जो राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पर पढ़ा गया, जिसमें केंद्र का जो बजट है उस बजट का पूरा स्वागत किया गया। और बजट के लिए हमारे लोग जो हैं, हमारे पार्टी के प्रमुख नेता, वो आने वाले 1 सप्ताह तक मीडिया में और उसकी खूबियों की चर्चा करेंगे। और एक जो हमारा सबसे बड़ा काम है वो है हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क अभियान। जो हस्ताक्षर अभियान हमने करना है, जो 617 संस्थान पूरे प्रदेश में बंद हुए हैं, उनमें रक्कड़ का एसडीएम ऑफिस, कोटला का एसडीएम ऑफिस और डाडा सिबा का बीडीओ ऑफिस और ज्वालामुखी में आईपीएच का डिवीज़न और सब डिवीज़न और बीडीओ ऑफिस कुंडियाँ, इन सब के बंद करने पर तीनों मंडलों में हमारा एक कैनवस लगाकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। जिस दिन मंडल की बैठकें होंगी, अब 18-20 को शुरू हो जाएंगी, उनमें तय करके फिर वो हमारे हर बूथ तक उस हस्ताक्षर अभियान को लेकर जाएंगे कि जो प्रदेश सरकार ने जो इतने संस्थान खुले थे, जनता की मांग पर खुले थे, इनको बंद करना विवेकपूर्ण फैसला नहीं था। लगभग इन्हीं विषयों पर हमारी आज की सारी बैठकें थी। कि वो आज बैठक जो थी उसमें नितिन ठाकुर कैटेगरी में फॉल करते थे बैठक की अपेक्षित कैटेगरी में, लेकिन बैठक में एक प्रॉपर तरीका होता है, जिला के महामंत्री के द्वारा सूचना जाती है। हमने सबको सूचना की थी सिवाय नितिन जी की। नितिन जी को सूचना इसलिए नहीं की थी क्योंकि उनका मामला विचाराधीन है। 6 चुनाव वाले मंथ में 6 तारीख को, चुनाव से 6 दिन पहले उनको एक नोटिस सर्व हुआ था मंडल से और मेरे पास आया था। मैंने उसको प्रदेश में भेजा था कि इसको पार्टी से निष्कासन के लिए ऐसा मंडल ने कहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश से उसका फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद एक मंडल की जो बैठक हुई थी जिसमें हुकुम सिंह बैंस जी प्रदेश कार्य किसान मोर्चा के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने मंडल के लोगों के व्यूज सुने थे और उन्होंने कहा था कि नितिन ठाकुर ने पार्टी विरोधी काम किया। जब मैंने नितिन को व्यक्तिगत पूछा तो उसने कहा कि मेरी बेटी हुई है, मैं इस करके नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। तो आज जब वो बैठक शुरू हुई तो नितिन जी के खिलाफ कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नितिन अंडर उसको ऑब्जेक्शन किया हुआ उस पर और वो निष्कासन का मामला चल रहा, तो बैठक में कैसे हैं। तो फिर उनसे आग्रह किया और हमने उनसे बात की और उनको एक लेटर दे दिया जिसमें लिख दिया कि 3 आदमियों की कमेटी, कुशल ठाकुर और रुपिंदर सिंह डैनी और मान सिंह राणा, 3 प्रमुख कार्यकर्ताओं की हमने एक कमेटी बना दी जो 30 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी कि क्या वाकई नितिन ने अगर पार्टी विरोधी काम किया तो पार्टी से बाहर होंगे और पार्टी के
हक में काम किया है तो पार्टी में रहेंगे, और न्यूट्रल भी रहे तब भी पार्टी में रहेंगे। लेकिन अगर विरोध में काम किया वो तो कार्रवाई होगी, और ऐसे और भी कोई मामले आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पार्टी लोकसभा का चुनाव जो जीतना हमारा प्रमुख लक्ष्य है, उस विषय पे पार्टी बड़ी गंभीर है और सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ऐसे कोई देरा में बड़ी गंभीर स्थिति नहीं, ठीक है। वैसे मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने कहा हो, लेकिन बात ऐसी है कि ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन अब ये कोसते रहे बीजेपी सरकार को कि इन्होंने इतना ऋण जो है वो 75,000 करोड़ रुपया कर्ज जो है वो ले रखा है, और इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ चुकी है और इसमें जो है वो सुधार होना चाहिए। तो ये आपने देख ही लिया, पहले 1500 करोड़ रुपया था और 1500 करोड़ और लेने जा रहे हैं। तो इस गति से अगर ये लोन लेते रहे तो मेरा ख्याल है भाई 150 करोड़ तक कर्जा जो है वो अपने कार्यकाल में ये भी छोड़ करके जाएंगे। तो ऐसी समीक्षा करना जो है वो बहुत फजूल खर्ची में, ठीक है हम मानते हैं कि वो फजूल खर्ची पे कुछ अंकुश जो है वो लगाने की बातें जो वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिमान देने के लिए भी कोई कोर कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी है उन्होंने। तो इसलिए फजूल खर्ची तो फजूल खर्ची, आप ये ठीक है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करेंगे। फजूल खर्ची क्या है, ये भी मतलब खर्चों के ऊपर नियंत्रण होगा, खर्चों के ऊपर कंट्रोल होगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था जो वो सुदृढ़ होगी ना। तो ये मोदी जी ने जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आने लगे, जो हमारा डीजल आज इन्होंने कहा था कि डीजल महंगा हो गया, अब आते ही 3 रुपये इन्होंने वो डीजल जो है वो बढ़ा दिया, अब पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिए, फिर बाकी कड़वा तेल का दर जो है वो बढ़ा दी। तो इस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि कहना तो अब इन्होंने जो जो घोषणा की हैं, जो जो एग्रीमेंट किए हैं, क्या वो उनके ऊपर कोई को कार्रवाई कर सके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है, अब तो डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ जो हैं वो भी बिजली से ही चलेंगी, तो बिजली का खर्चा जो है वो कम आएगा। तो ऐसे ऐसे काम जो हैं, बिजली का उत्पादन हम ज़्यादा करें, बिजली के ये व्हीकल वगैरह हमारे इस हिंदुस्तान में या हमारे प्रदेश में अगर होंगे तो हमारा खर्चा जो है वो कम होगा। लेकिन अब ऐसी प्रलोभन जो है वो ये प्रलोभन भी 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली में ये करेंगे, माफ़ करेंगे, और इसके हर घर पे जो महिलाएं थी तो उन्होंने तो यही काम किया, फार्म भरे, 1500 रुपया जो वो हर महिला को 18 साल से लेकर के 90 साल तक करें, ये पैसे जो है वो 1500 रुपया जो मिले। हमारी बात को लोगों ने सुना ही नहीं, और वो 1500 की 4 महिलाएं होंगी तो 6000 मिल जाएगा। अब वो 6000 कब देते हैं, कैसे देते हैं, अब वो उससे भी नामुकर हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बीपीएल वालों को होगा। तो अब ना 500 का सिलेंडर हुआ, ना 300 यूनिटें जो उन्होंने कही हैं, ना वो बिजली की जो इनकी पॉलिसी थी वो भी, मतलब वो जो घोषणा थी, वो एग्रीमेंट था, उसको भी अपनी पॉलिसी में लाने के लिए अभी बातें हो रही हैं, हुआ कुछ नहीं है। जहाँ तक ये अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, ओल्ड पेंशन अभी तक इन्होंने राजस्थान की एग्जाम्पल कोट की, राजस्थान में भी अभी तक जो है वो कोई पेंशन जो है वो ओल्ड पेंशन का कोई भी मतलब फैसला जो है या नीति जो है या बाई रूल या जो कोई मैकेनिज्म जो कुछ नहीं अभी तक बना है। तो यहाँ भी अब जो कर्मचारी है वो भी विस्तार हैं बेचारे, 2-4 साल वाले जो हैं वो तो ये ठीक है, उनका 2-4 लाख रुपए जमा हुआ है, और जो जिनकी नौकरी 16 साल से 20 साल तक हो चुकी है उनका तो 25-30-40 लाख रुपया जमा हुआ है।
वो कह रहे हैं कि जी वहाँ से पैसे आएंगे, तो वो कह रहे हैं, जो कंपनी वाले कह रहे हैं कि जी हमने तो वो पैसा जो है वो अपने इस शेयर मार्केट में लगा दिया है। तो वो उनको पैसे कैसे, वो भी बेचारे आज जो हैं वो बड़े ही ताश हैं और निराश हैं कि हमारा पैसा ये वापस होगा या नहीं होगा। अभी तक सारी चीज़ें जो हैं, जो इन्होंने जो घोषणा की है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब कागजों में ही है। कोई चीज़ जो है उसके ऊपर अब गंभीरता से अभी विचार नहीं हुआ है। अभी तक ना लोगों का जीपीएफ काटा जा रहा है, अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ। तो अब कह रहे हैं कि हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। छल कपट से इन्होंने लोगों से वोट लिए हैं और छल कपट करके ये सरकार बनी है। कितनी लोगों के हितों की रक्षा करती है वो सामने जो है वो निकट भविष्य में वो पता चल जाएगा। इस हक में नहीं हूँ कि जी सारा सब कुछ जो है वो फ्री में दिया जाए, सब कुछ ही फ्री में दिया जाए और वोट लिए जाएं और 5 साल के बाद ये कह दिया जाए कि फलाने इतना कर्जा छोड़ करके चले गए। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जो जैसे मोदी जी की नीतियाँ हैं, इन नीतियों को बनाना पड़ेगा, तब हमारा हिमाचल प्रदेश भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। मैंने कहा, कई बार कहा कि ये खैर जो है ये हमारी इतनी संपदा है कि ये जो खैर है ये हमारी इस ऋण को, मेरा ख्याल है आधा ऋण जो है वो माफ हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं, इसके बारे में कोई कहाँ, मतलब किस सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाएंगे तो ये ग्रीन फैलिंग पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है, ये जाए ना वहाँ पे, और वहाँ पे वो अगर वैसा ये आदेश दे देते हैं कि आप चरणबद्ध ढंग से इन ये जो हिमाचल प्रदेश में 6-7 जिले जो इतने मतलब खैर के पेड़ हैं, तो मेरा ख्याल है एक ही सेक्शन के नोट पर से बेचे थे 10 करोड़ रुपया बना था एक सेक्शन की। तो अब पूरे हिमाचल प्रदेश में कितनी हमें इनकम हो सकती है, सोचना तो ऐसा चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना सोच करके ये कहना, यही रट लगाई हुई है, कर्जा छोड़ गए हैं, इतना कर्जा छोड़ गए हैं, इतना कर्जा छोड़ गए हैं। भाई आप करो ना व्यवस्था, आप व्यवस्था करो ना। आप हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की को मैकेनिज्म तैयार करिए ना, फिर जाकर के आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरे आदमी को ऐसे कोसना या सरकार को कोसना ये गलत बात है। इसलिए ये सरकार जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार लोगों की मतलब नज़रों में ये कितनी अच्छी उतर सकेगी वो निकट भविष्य में पता चल जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।